नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे होंगे। तो फिर हम हाजिर हैं अपना नया चैप्टर 3 लेके, जिसमें हम चर्चा करेंगे लोगोथेरेपी पर। लोगोथेरेपी के बारे में हमने चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये टर्म विक्टर फ्रैंकल के द्वारा दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। इस टर्म के कंटेक्स्ट में ये बोला गया कि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए आपकी लाइफ का, जो एक ड्राइविंग फोर्स होता है आपकी लाइफ को लाइफ बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्टर फ्रैंकल के एक मित्र ने उनसे कहा कि अपनी साइकोलॉजी के स्कूल का एक सिंगल फ्रेज में वर्णन करें। फ्रैंकल बोलते हैं कि मरीज को सीधा बैठाया जाता है और उसको वो सुनाया जाता है जो किसी समय विशेष पर उसके लिए सुनना आसान ना हो। उनका मित्र बताता है कि साइको एनालिसिस में एक मरीज आरामदायक कुर्सी पर बैठकर ऐसी चीजें बोलते हैं जो किसी विशेष समय पर बोलना आसान हो। फ्रैंकल बताते हैं कि वह सबसे पहला सवाल अपने मरीज से ये पूछेंगे कि आपने सुसाइड कमिट क्यों नहीं किया। यूजुअली मरीज के पास एक अच्छा कारण होगा ही ऐसा ना करने का या शायद करने का। तो फिर लोगोथेरेपी करती क्या है? उत्तर अत्यंत सरल है। यह आपको जीवन जीने का कारण देती है। लोगोथेरेपी मरीज को पुश करती है उसके जीवन का उद्देश्य ढूंढने में और सामना करने में भय और चिंता के मनोरोगों का। उनकी यह जीत उनके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने में और दुविधाओं से निकलने में सहायक होती है। फ्रैंकल विक्टर अपनी स्टडी के दौरान पाते हैं कि 80% लोग मानते हैं कि जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए। 60% लोग मानते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लोग या चीजें हैं जिनके लिए उनके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चीजें। प्रकृति में कुछ भी जो हो रहा है यूं ही नहीं है, एक ड्राइविंग फोर्स है हर उस चीज के पीछे। उसी तरह उद्देश्य की खोज एक पर्सनल ड्राइविंग फोर्स है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। लोगोथेरेपी प्रोसेस को 5 पार्ट्स में विभाजित किया जा सकता है। पहला पार्ट, व्यक्ति खालीपन, निराशा से भरा हुआ और चिंतित है। दूसरा पार्ट, थेरेपिस्ट कोशिश करता है यह उसको महसूस करा पाने की कि यह जो भी मरीज महसूस कर रहा है यह उसके जीवन के अर्थहीन होने के कारण है। अंततः मरीज अपने जीवन का उद्देश्य खोज पाने के लिए प्रयास करता है और खोज पाता है। अपनी इच्छानुसार अपनी नियति को स्वीकार या अस्वीकार करता है। यह उद्देश्य एक पैशन की तरह जीवन के लिए उसके दुख बाधाओं को खत्म करने में मदद करता है। फ्रैंकल खुद अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जी अथवा मर सकते हैं। उनका बतौर प्रिजनर एक्सपीरियंस सिखाता है कि सब कुछ आपसे छीना जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता आपके एटीट्यूड की अलग अलग परिस्थितियों में अपना तरीका चुनना, परिस्थितियों के अनुसार, अकेले बगैर किसी की सहायता के, यह आपको इंस्पायर करता है। अब हम साइको एनालिसिस और लोगोथेरेपी में कुछ मूल अंतर देखते हैं। साइको एनालिसिस में मरीज को एक आरामदायक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके पास्ट में क्या हुआ है के द्वारा चिंता और भय के
मनोरोगों को एनालाइज किया जाता है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है, मरीज की इंस्टिंक्ट पर फोकस करता है, उसके विश्वास पर नहीं। उसकी लाइफ में आनंद हो, यह फोकस होता है साइको एनालिसिस का। जबकि लोगोथेरेपी में मरीज थेरेपिस्ट के सामने बैठता है, जो मरीज को सलाह देता है विदाउट पासिंग एनी जजमेंट। भविष्य पर फोकस करता है, किसी मनोरोग को एनालाइज नहीं करता है। जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के इर्द गिर्द घूमती है लोगोथेरेपी। स्पिरिचुअल डायमेंशन को इंक्लूड करती है लोगोथेरेपी। कॉन्फ्लिक्ट्स कब और कहां शुरू हुई पर फोकस करती है लोगोथेरेपी। विश्वास की नींव पर फोकस करती है लोगोथेरेपी। मोरल प्रिंसिपल्स को पाने में मदद करती है लोगोथेरेपी। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन अर्थात अस्तित्वगत हताशा तब उत्पन्न होती है जब हमारा जीवन उद्देश्य रहित होता है या उद्देश्य क्लियर नहीं होता। फ्रैंकल विक्टर के अनुसार इस हताशा को सिम्पटम ऑफ न्यूरोसिस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक सकारात्मक चीज, एक कैटलिस्ट फॉर अ चेंज की तरह देखा जा सकता है। लोगोथेरेपी इस फ्रस्ट्रेशन को मेंटल इलनेस नहीं मानती, जो दूसरी थेरेपीज मानती हैं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एंग्विश मानती है। लोगोथेरेपी इसको एक प्राकृतिक और लाभदायक हारना मानती है। जो इससे पीड़ित हैं, उन्हें क्योर की आवश्यकता है, खुद के द्वारा या किसी की मदद के द्वारा। और यह सब करने के दौरान संतोष प्राप्त करना, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना लोगोथेरेपी का मकसद है। लोगोथेरेपी का रोल तब शुरू होता है जब यह सब करने के दौरान व्यक्ति को गाइडेंस की जरूरत हो। फ्रैंकल एक कहावत दोहराते हैं, He who has a why to live or can bear with almost anyhow, जिसके पास जीने का कारण है वह कुछ भी सहन कर सकता है। अपने अनुभव के अनुसार फ्रैंकल मानते हैं कि टेंशन तब आती है जब हम यह सोचना शुरू कर दें कि हमने क्या एकम्प्लिश किया और हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। अतः जरूरत पीसफुल एग्जिस्टेंस की नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है जिसको पाने के लिए हम स्किल अप्लाई करते चले जाते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अर्थात अस्तित्व का संकट दूसरी ओर एक ऐसा मनोरोग है जिसमें व्यक्ति वह करता है जो उसे बताया जाता है, ना कि वह जो वह करना चाहता है। वह हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, फिर चाहे वह शारीरिक सुंदरता हो या आर्थिक शक्ति, जो कभी कभी आत्मघात का कारण भी बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर संडे का दिन ही ले लीजिए। ऐसा दिन जब कोई कमिटमेंट नहीं है, काम को लेकर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कितना खालीपन है आज के दिन में। कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए या ऐसा उद्देश्य जिसके कारण बिस्तर को छोड़ा जा सके और सवेरे टाइम से उठा जा सके। वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में स्टडी के दौरान फ्रैंकल की टीम ने 55% लोग जिनका इंटरव्यू लिया, उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ग्रसित पाया कुछ हद तक। अतः लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है का उत्तर एग्जिस्टेंशियल वॉइड को खत्म करना है। फ्रैंकल, जिन्होंने खुद यह सब समस्याएं झेली हैं, उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं कि उनकी उम्र के युवा जीवन का आनंद ले रहे थे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब हम कुछ केस स्टडीज देखते हैं। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में जो जापान और कोरिया में थे, उस दौरान साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि ऐसे कैदी
जो कैंप से जाने के बाद कुछ करना चाहते थे, अतः जीना चाहते थे, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा थे। फ्रैंकल के साथ भी यही था। इसीलिए वे अपने लोगोथेरेपी के स्कूल के पहले मरीज थे। उनके पास उद्देश्य था जिसने उन्हें दृढ़ बनाए रखा। जब वो एस्विच में मैन्युस्क्रिप्ट अर्थात हस्तलिपि लेकर पहुंचे, जिसमें सारी थ्योरीज और रिसर्चेज थीं, उन्हें जब्त कर लिया गया। थ्योरीज और रिसर्चेज उनकी सारी स्टडी की लोगोथेरेपी के कंटेक्स्ट में, उन सबको जब्त कर लिया गया। उन्हें यह सब फिर से लिखना पड़ा, उनकी लाइफ को, जिससे एक उद्देश्य मिला। उस समय के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 2 था और हताशा और भय चरम पर था। इन्हें टाइफस फीवर हो गया, लेकिन वो जो भी स्क्रैप बचा था उसको छोटे छोटे पेजेस में लिखते रहे। केस स्टडी 2, अमेरिकन डिप्लोमेट की कहानी। एक अमेरिकन डिप्लोमेट फ्रैंकल के पास आता है अपना ट्रीटमेंट कराने, जो वह 5 वर्ष पहले शुरू कराया था। जब फ्रैंकल ने उनसे पूछा कि ट्रीटमेंट शुरू ही क्यों कराया था, तो वह बताता है कि वह अपनी जॉब से घृणा करता है, देश की इंटरनेशनल पॉलिसीज से घृणा करता है। अमेरिकन साइकोएनालिस्ट जो उसका इलाज कर रहा था, उसने कहा कि आप अपने पिता और गवर्नमेंट से शांति बना लें, जो वह करना नहीं चाहता था। फ्रैंकल कुछ ही सेशंस में उसे यह महसूस करा पाए कि उसके दुख का कारण उसका वह कैरियर चुनना था जो वह करना ही नहीं चाहता था। 5 साल बाद डिप्लोमेट ने फ्रैंकल को बताया कि अब वह खुश है और वो वही कर रहा है जो वह करना चाहता था। फ्रैंकल के अनुसार उसे साइको एनालिसिस की या मरीज की तरह ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं थी। उसको एक नए उद्देश्य की जरूरत थी, जो उसे मिला तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई। अब केस स्टडी एक सुसाइडल मदर की, एक माँ जिसका एक पुत्र 11 वर्ष की आयु में ही मर गया था। इसके बाद वह अपने दूसरे पुत्र को मारने का प्रयास करती है और स्वयं मरने का प्रयास करती है। पुत्र को मारने का प्रयास इसलिए क्योंकि दूसरा पुत्र पैरालाइज था। एक ग्रुप डिस्कशन में वह बताती हैं कि फ्रैंकल ने उनसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करने को कहा, जिसमें वे डेथ बेड पर हैं और उम्र दराज हैं, अमीर हैं, किंतु चाइल्डलेस हैं। वह बोलती हैं कि अगर ऐसा हो तो मेरा जीवन सबसे बड़ा असफल है, अर्थहीन है मेरा जीवन। फ्रैंकल फिर उनको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन इमेजिन करने को बोलते हैं। अभी भी वह डेथ बेड पर लेटी हुई हैं, लेकिन इस बार उनके पास उनके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के लिए जो भी करना चाहती थी, जो उनके बस में था, वो करती हैं। अपने पैरालाइज बच्चे को एक अच्छा इंसान बना पाना, उसकी जिंदगी में उसको खुश रहना सिखा पाना, वह कर पाती हैं। तो वह बताती हैं कि अगर ऐसा हो, अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ, तो डेथ बेड पर लेटे हुए मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सफल है, मेरा जीवन अर्थहीन नहीं है जो पहले था। केस स्टडी, द ग्रीफ स्ट्रिकन डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर डीप डिप्रेशन में था अपनी वाइफ की मृत्यु के कारण। वो फ्रैंकल के यहाँ आता है। सलाह देने के बजाय फ्रैंकल उससे पूछते हैं कि क्या होता यदि मृत्यु तुम्हारी हो जाती, तुम्हारी वाइफ की जगह। डॉक्टर थोड़ा रुककर बोलता है कि यह बहुत ही बुरा होता मेरी वाइफ के साथ, उसका तो जीवन ही नरक समान हो जाता। तो फ्रैंकल बोलते हैं कि आपने अपनी पत्नी को इस सब से बचा लिया, लेकिन इसके लिए आपको सरवाइव करना पड़ेगा और दुखी रहना पड़ेगा। डॉक्टर समझ जाता है। डॉक्टर बगैर कुछ बोले वहां से चला जाता है। आकर अपने दर्द को कम करने के लिए थेरेपी लेता है और पुनः अपना जीवन शुरू करता है।
अब हम मोरिटा थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस दशक में लोगोथेरेपी अस्तित्व में आई, कुछ वर्षों पहले शोमा मोरिटा ने भी पर्पस सेंटर्ड थेरेपी जापान में स्टार्ट की थी, जो न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर और साइकोमेट्रिक स्ट्रेस के लिए लाभदायक थी। फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा शोमा मोरिता एक जैन बुद्धिस्ट थे, जिसका असर जापान की आध्यात्मिकता पर पड़ा है। बहुत से वेस्टर्न थेरेपी फोकस करते हैं इमोशंस को कंट्रोल और मॉडिफाई करने पर, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जो हम सोचते हैं उसी के अनुसार हम एक्ट भी करते हैं। मोरिटा थेरेपी मरीज को अपने इमोशंस को स्वीकार करने को बोलती है, ना कि कंट्रोल करने को, और विश्वास करने को कि उनके एक्शंस के द्वारा उनकी फीलिंग्स को चेंज किया जा सकता है। मोरिटा थेरेपी एक्शंस के द्वारा नए इमोशंस को डेवलप करती है, जो एक्सपीरियंस और रिपीटिशन से बनाए जाते हैं। यह सिम्टम्स को खत्म करने में नहीं, बल्कि अपने डिजायर, एंजाइटी, डर, चिंताओं को स्वीकार करने को बोलती है, फिर हील करती है, जैसा मोरिटा अपनी किताब मोरिटा थेरेपी एंड ट्रू नेचर ऑफ एंजाइटी बेस्ड डिसऑर्डर में बोलते हैं। मोरिटा थेरेपी के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक्सेप्ट योर फीलिंग। अगर ऑब्सेसिव थॉट डेवलप हो तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से विचार और इंटेंस ही होंगे। जैन मास्टर कहते हैं कि एक वेव से बचने के लिए यदि हम दूसरी वेव क्रिएट करेंगे तो हम तरंगों के सागर में होंगे। हम फीलिंग्स क्रिएट नहीं करते, वे खुद ब खुद हमारे पास आती हैं। हमें इनको स्वीकार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। मोरिटा इमोशंस को मौसम की तरह मानते हैं, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह कहते हुए वे वियतनाम के एक मॉन्क नाथ हान की बात दोहराते हैं, जो कहते थे कि हेलो एकांकीपन, अकेलेपन, हाउ आर यू, आओ आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, I'll be caring you, I'll be take care of yours। दूसरा सिद्धांत है डू what you should be doing। हमें सिम्टम्स को खत्म करने पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग खुद ही समय के साथ होगी। हमें वर्तमान क्षण में रहना चाहिए। एग्जाम्पल, यदि दुख में हैं तो दुख को स्वीकार करें। चीजों को इंटेलेक्चुअलाइज करने से बचना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है और हमारे इंटेलेक्ट में भी कमी नहीं है। मिशन इज कि हम हर तरह की सिचुएशन को फेस कर पाएं, हैंडल कर पाएं। मोरिटा थेरेपी पेशेंट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बल्कि बताती है कि लर्न फ्रॉम योर एक्शंस एंड एक्टिविटीज। यह नहीं बताती कि ध्यान कैसे करें, डायरी कैसे रखें, जो वेस्टर्न थेरेपीज बताती हैं। यह पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वह अपने अनुभवों से क्या खोज पाता है। तीसरा सिद्धांत इस तरह से है, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सत्य है, लेकिन अपने एक्शंस का चार्ज जरूर ले सकते हैं। इसलिए क्लियर पर्पस पता होना चाहिए, हमें अभी क्या करना चाहिए, हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए। इस सब के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, फिर यह उत्तर खोजना होगा। मोरिटा थेरेपी को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। हम इसके चारों फेजेस एक एक करके देखते हैं। प्रायः यह थेरेपी 15 से 21 दिन की होती है। फर्स्ट फेज इज आइसोलेशन एंड रेस्ट। पहले सप्ताह पेशेंट को रेस्ट करना रहता है, सारी चीजों से कट कर, फिर वो टीवी हो, बुक्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। थेरेपिस्ट बीच बीच में आकर पेशेंट को देखता है
जो पेशेंट से इंटरैक्ट नहीं करता। मोटिव इज कि पेशेंट ऑब्जर्व करे अपने विचारों के राइज को, उनके फॉल को। जब पेशेंट बोर हो जाता है एंड वांट टू स्टार्ट अगेन, देन नेक्स्ट स्टेज आती है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो प्रायः 5 से 7 दिन की होती है। इसमें पेशेंट साइलेंस में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करता है। 1 सप्ताह बंद रहने के बाद वह प्रकृति के साथ रूबरू होता है, वॉक करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, साथ साथ में गार्डनिंग करता है, ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है। पेशेंट को इस स्टेज में भी बोलना अलाउड नहीं है सिवाय थेरेपिस्ट के। तीसरा फेज है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो 5 से 7 दिन की होती है। इसमें पेशेंट को फिजिकल टास्क परफॉर्म करने को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ राइटिंग, पेंटिंग, मेकिंग सेरामिक्स इत्यादि। पेशेंट दूसरों से बात कर सकता है, लेकिन टास्क करने के दौरान ही। चौथा फेज है रिटर्न टू सोशल लाइफ एंड रियल वर्ल्ड। फाइनली पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ देता है और फिर से समाज का हिस्सा हो जाता है, लेकिन ध्यान लगाना, खुद को ऑक्युपाइड रखना जारी रखता है। अतः समाज में एक नए इंसान के रूप में शामिल होता है, इंसान जिसके पास पर्पस है और जिस पर समाज या समाज के इमोशंस का कोई दबाव नहीं है। नैनकन मेडिटेशन। मोइत्रा नैनकन मेडिटेशन के मास्टर हैं। उनकी थेरेपी 3 सवालों पर आधारित है, जो किसी को खुद से पूछना चाहिए। पहला सवाल, मैंने किसी से क्या पाया? दूसरा सवाल, मैंने किसी को क्या दिया? और तीसरा सवाल, मैंने किसी के लिए क्या कोई नई समस्या खड़ी की? इन प्रश्नों के उत्तर के बाद हम दूसरों को अपनी समस्याओं का दोष देना बंद कर खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप क्रोध में हैं और किसी से लड़ना चाहते हैं, लड़ने से पहले 3 दिन इस चीज को सोचें, तो इंटेंस डिजायर जो आपके अंदर लड़ने की है वो खत्म हो जाएगी। अब हम अपने चैप्टर के फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं, जहां पर हम लोगोथेरेपी, मोरिटा थेरेपी और इकिगाई में कनेक्शंस देखने जा रहे हैं। लोगोथेरेपी, मोरिटा थेरेपी दोनों पर्सनल एंड यूनिक एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, जो आप बगैर किसी थेरेपी के भी पा सकते हैं। यही सब तो इकिगाई का मिशन भी है। एक बार मिल गया तो बस हौसला चाहिए उस रास्ते पर चलते रहने के लिए। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग रास्तों पर चलने के लिए करें जो हमने चुने हैं। बैलेंस डाइट, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, यह सब कर पाने के लिए हमें समाज को जैसा भी है स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इम्परफेक्ट तो है, लेकिन फिर भी ग्रोथ, अचीवमेंट के कई ऑप्शंस खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे भी। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा डिस्कशन पैशन पर होगा, एक ऐसा शब्द जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। हमारे खुश होने और खुश ना होने के बीच का अंतर बन सकता है और बना हुआ भी है। आशा करता हूँ आज का डिस्कशन आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।